विषय की गहराई में जाने से पहले हम लोगों को अपने पेपर के बारे में जानना होगा, क्योंकि आप जब तक से उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानेंगे पूरी तरह से तो हमेशा आपको कंफ्यूजन बना रहेगा, एक द्वंद्व बना रहेगा कि क्या है क्या नहीं। इसीलिए हम लोग जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे दो तरह का टर्म यूज किया जाता है, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स और दूसरा इकोनॉमी। अब इन दोनों में अंतर भी हमको समझना होगा। ये फंडामेंटल या बुनियादी कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझ करके रखना है। क्या है अर्थशास्त्र और क्या है अर्थव्यवस्था, इन दोनों को हम समझ लेंगे। उसके बाद इसमें देखेंगे कि इस पे अलग अलग परिभाषा दिए गए हैं। आप टीचर के ये पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्या है अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। कुछ आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें से चूज करना होगा या आपको निकालना होगा कि कौन सा सही अर्थ है। तो इकोनॉमिक्स एक तरह से सिद्धांत है, ये थ्योरी है। अर्थशास्त्र एक थ्योरी है, सिद्धांत है। तो अर्थव्यवस्था एक व्यवहार है, यानी जब हम किसी सिद्धांत को इंप्लीमेंट करते हैं तो वो व्यवहारिक होता है। जैसे हमारा सिद्धांत है कि हम किसी के साथ झूठ नहीं बोलेंगे, ये मेरा आइडियोलॉजी है या थ्योरी है। या हमारा सिद्धांत है कि हम कठिन परिश्रम करेंगे, या हमारा यह सिद्धांत है कि हम किसी भी तरह से सफलता हासिल करना है हमको, हमारा यह थ्योरी है, हम किसी भी तरह से सफलता हासिल करना चाहते हैं। ये सिद्धांत तब तक सिद्धांत प्रूफ नहीं होगा जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे या उसको व्यवहार में नहीं लाओगे। हमने कहा कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, मेरा सिद्धांत है। तो डे टू डे लाइफ में एक से अधिक या दो समूह के साथ बात करते समय हम इस अपने सिद्धांत को कितना कार्यान्वित करते हैं, कितना व्यवहार में लाते हैं, क्या लोगों से झूठ नहीं बोलते हैं, इस आधार पर निर्धारित होगा कि हमारा सिद्धांत और व्यवहार में तारतम्यता है कि नहीं। अगर दोनों में तारतम्यता है तो यानी सिद्धांत हमारा प्रूफ्ड है। तो अर्थशास्त्र साबित या प्रूफ्ड या सफल तभी होता है जब वो अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होता है। तो एक और जहां ये सिद्धांत है तो दूसरी ओर वो व्यवहार है। हम कहेंगे भारतीय अर्थशास्त्र, तो हम भारतीय अर्थशास्त्र की बात जैसे ही करेंगे तो हमसे ये उम्मीद की जाएगी कि आप भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानते होंगे, तभी आप भारतीय अर्थशास्त्र की बात कीजिए। यानी जहां अर्थव्यवस्था होगा वहां अर्थशास्त्र होगी। अब अर्थशास्त्र क्या है? ये अर्थशास्त्र जहां एक और थ्योरी है तो इकोनॉमी वहीं पर व्यवहार है, प्रैक्टिकल है, इंप्लीमेंटेशन है, एग्जीक्यूशन है अर्थव्यवस्था। अब अर्थशास्त्र के सिद्धांत को अगर आप देखें, हिंदी का यह टर्म दरअसल भारत में पहली बार कौटिल्य के द्वारा यूज किया गया था। इनकी पुस्तक थी कौटिल्य, याद रखिए कौटिल्य। कौटिल्य का नाम सुने आप? इनका एक और नाम चाणक्य भी था। वेरी गुड, बहुत अच्छी। चाणक्य, विष्णुगुप्त, वेरी गुड। तो इन्होंने ही अपनी पुस्तक में इस शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि वो सिर्फ इकोनॉमिक्स का बुक नहीं है, वो पॉलिटिकल सोशल बुक है, लेकिन उसमें इकोनॉमी की भी बात की गई है। लेकिन अगर आप स्थापित रूप से अर्थशास्त्र की परिभाषा को ढूंढने जाएंगे तो ये एक ग्रीक टर्म है। जैसे कि हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो हम
अर्थशास्त्र के इस शब्द का प्रयोग करना नहीं उचित समझते हैं। अध्ययन के दौरान ये विष्णुगुप्त के द्वारा दिए गए अर्थशास्त्र शब्द का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी आदत है हम वेस्ट का जो भी इनोवेशन है या वेस्ट के द्वारा, पश्चिम के द्वारा जो कुछ लाया गया है, दिया गया है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और देसी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। कहते हैं क्योंकि हमको ऐसा सिखाया गया है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। फिर भी हमको आपको जानने के लिए जरूरी है कि यूरोप में ये टर्म कहां से आया, ये भी आपको जानना पड़ेगा। तो यूरोप में पता है आपको यूरोप में टर्म कैसे आया, कहां से आया? तो यूरोप में ये दरअसल एक ग्रीक टर्म है, ग्रीक शब्द है ओइकोनोमिया, OIKONOMIA, ओइकोनोमिया टर्म से इकोनॉमी इंग्लिश का टर्म बना। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है। ओइकोनोमिया ग्रीक शब्द है, इसी ओइकोनोमिया से बना इकोनॉमिक्स। ओइकोनोमिया दरअसल दो वर्ड है, ओइको और नोमोस। लिखते भी चलना है। क्या हो रहा है? अच्छा क्लियर नहीं थे। अच्छा एकदम धुंधला दिखाई दे रहा है आपको? नेटवर्क की वजह से दिक्कत होता है कभी कभी। तो ये दो टर्म यूज किया जाता है, पहला है ओइकोस, दूसरा है नोमोस। ओइकोस का मतलब होता है आप कह सकते हैं कि पता है आपको, घर अथवा परिवार। ओइकोस का मतलब है घर, गृह या परिवार, और नोमोस का मतलब है प्रबंधन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इकोनॉमी टर्म का उदय या इकोनॉमी टर्म कहां से आया, तो आप याद रखिएगा ये ग्रीक वर्ड है, ओइकोनोमियोस से आया है। ओइकोस का मतलब है गृह या परिवार और नोमोस का मतलब है प्रबंधन, यानी परिवार के प्रबंधन को इकोनॉमिक्स कहा गया। ठीक है, हाँ, ओइकोस नोमोस यानी परिवार के तक किस तरह का प्रबंधन। तो लिख लो, एक परिवार डेफिनेशन लिख लो कि इसके अनुसार एक परिवार के द्वारा सीमित संसाधनों, लिमिट रिसोर्सेस, एक परिवार सीमित संसाधनों का प्रयोग कर जब अपने जरूरतों को पूरा करता है। एक परिवार सीमित संसाधनों का प्रयोग कर जब अपनी जरूरतों को पूरा करता है, तो इसका अध्ययन को अर्थशास्त्र कहा जाता है। ये एकदम शुरुआती परिभाषा है। अभी के समय में अर्थशास्त्र का परिभाषा कुछ और है, लेकिन ये शुरुआती जब इकोनोमोस या ओकियोनोमोस शब्द का यूज किया गया था, तो उस समय इकोनॉमी का मतलब यही था। क्यों हम ये बात परिवार के लेवल पे कर रहे हैं, हम क्यों नहीं ग्लोबल लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पर, माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल पे कर रहे हैं? हम परिवार की बात क्यों कर रहे हैं? आप थोड़ा सा अपने से दिमाग दौड़ाओ और बात बताओ मुझे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, परिवार से की बात क्यों कर रहे हैं? आप तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हो। तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जिस दौर की बात कर रहे हैं, जब ओकियोनोमियोस शब्द का यूज किया जा रहा था, तो उस समय आर्थिक गतिविधि का केंद्र परिवार ही हुआ करता था। उत्पादन से लेकर के वितरण तक और उपभोग तक परिवार यानी फैमिली सेंट्रिक ही हुआ करता था। परिवार के सदस्य मिल करके
अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से, जैसे उनके पास खेत है तो खेत के माध्यम से, बैल है तो बैल के द्वारा, कुछ औजार है तो उस औजार के द्वारा अपना उत्पादन का कार्य करते थे और उसका उपभोग करते थे। जैसे मान लो उनको जरूरत है इस साल गेहूं की या चावल की या मक्के की या किसी भी चीज की, तो अब परिवार के सदस्य मिलकर के उत्पादन करते थे और स्वयं उपभोग करते थे। मानव सभ्यता का उत्तरोत्तर विकास तो ऐसा ही हुआ ना। पहले शिकारी संग्रहकर्ता से शुरू हुआ, फिर कृषि आया, तो इकोनॉमिक्स की शुरुआत हम लोग उसी कृषि के दौर से या शिकारी संग्रहकर्ता के दौर से अगर देखें तो फैमिली सेंट्रिक था, परिवार केंद्रित था। तो परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए सीमित संसाधनों का बेहतर प्रबंधन ही इकोनॉमिक कहलाता था, इकोनॉमिक्स कहलाया। उसके अध्ययन को इकोनॉमिक्स कहा गया। उस समय इंडस्ट्री नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उस समय सर्विस नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उस समय बड़े बड़े फॉर्म नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। यह सब तो 18वीं शताब्दी में आया जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। उससे पहले क्या था? तो हाउस होल्ड इंडस्ट्री था, कुटीर उद्योग या जिसको हम लोग कहते हैं परिवार के सभी लोग मिलकर के जो उत्पादन का काम करते थे। जैसे आपके यहाँ जो जाति व्यवस्था, वो जाति व्यवस्था क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोफेशनल आइडेंटिटी, यानी आप किस चीज का उत्पादन करते हैं, आप किस चीज का सेवा देते हैं, इसी के आधार पर ना आपकी कास्ट सिस्टम है। आप जैसे ही किसी जाति विशेष की कल्पना करेंगे तो उसके पीछे उसकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी सामने आएगा कि अगर ये इस जाति का है तो इसका मतलब ये है कि वो इस कर्म में दक्ष होगा, एक्सपर्ट होगा उसको उस काम को करने में। तो इकोनॉमिक्स की जब परिभाषा देते हैं तो ओकियोनोमियोस यानी कि गृह या परिवार के जरूरतों का प्रबंधन करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता था। क्लियर है? इसी सबसे नेक्स्ट आगे लिख लो। यहां तक समझ में आया? हाँ, वेरी गुड। आगे लिखो। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अर्थशास्त्र वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अर्थशास्त्र वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। हाँ, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अर्थशास्त्र वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण एवं उपभोग का अध्ययन करता है। अच्छा, यहां पे हम 3 टर्म यूज किए हैं। आप हमको ये पहले क्लियर कर दो कि आप इन तीनों शब्दों का मतलब समझते हो? उत्पादन, उपभोग और वितरण। यहां पे 3 टर्म हमने यूज किया है। बताओ इसका मतलब क्या है? उत्पादन, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्शन। फिर कहा उपभोग, फिर कहा हमने वस्तु, फिर कहा हमने सेवा, फिर कहा हमने वितरण। इन टर्म के बारे में समझते हो? इसका इकोनॉमिक्स अर्थ या अर्थशास्त्र में इसका मतलब क्या है? बताइए क्या है? क्या करते हैं हम? वेरी गुड। उपभोग का मतलब होता है अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना, अपनी इच्छा की पूर्ति करना, उसको हम उपभोग कहते हैं। तो इच्छा की पूर्ति हमारी इच्छा है, अब हमारी इच्छा की पूर्ति करते हैं। उपभोग में हम क्या करते हैं? अपनी इच्छा या डिजायर या नीड को हम अपना फुलफिल करते हैं। इसको अभिलाषा भी कह सकते हैं, अपनी अभिलाषा की पूर्ति करते हैं। क्लियर है? तो हमारी अभिलाषा असीमित है ना?
तो जैसे जैसे मानव का एक मानव में एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसकी अभिलाषा अनंत है, असीमित है, और जैसे उस अभिलाषा की पूर्ति करने के क्रम में वो इकोनॉमी को या अर्थव्यवस्था को हमेशा बूस्ट करते रहता है, अर्थव्यवस्था को हमेशा बदलते रहता है, चेंज करते रहता है, अपडेट करते रहता है। जैसे हमारा शुरुआत में उपभोग या अभिलाषा क्या था, रोजी रोटी का होता है कि हमको रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए। लेकिन जैसे ये हासिल हो जाता है फिर क्या होता है, रूम पक्के का मकान बन जाए, उसमें एसी लग जाए, कार आ जाए, फिर चार्टेड हो जाए, फिर इतना कुछ हो जाए कि हम पूरे दुनिया पे हुकूमत करने लगे। तो यानी हमारी इच्छा असीमित है, अनंत है, और उस इच्छा की पूर्ति करना या उस इच्छा का फुलफिल करना ही उपभोग है। वेरी गुड, आप उपभोग को समझ रहे हैं, यानी कंज्यूम करना किसी भी चीज को, जो उत्पादन है, जो भी उत्पादन किया गया उसका यूज करना है, उपभोग है। वेरी गुड। नेक्स्ट टर्म का मतलब पता है? हाँ, वस्तु पता है? हाँ, वस्तु क्या है? वेरी गुड। वस्तु का मतलब यह है कि वस्तु वो भौतिक पदार्थ है जिसका हम उपभोग करते हैं। भौतिक पदार्थ, वस्तु भौतिक पदार्थ होता है, यानी जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, जिसको पकड़ सकते हैं, वो वस्तु है। तो वो भौतिक पदार्थ वस्तु में आता है जिसको हम छू सकते हैं, यानी मूर्त चीज होता है। वस्तु मूर्त होता है, ये वस्तु है। अगर ईश्वर को हम कहें कि ईश्वर वस्तु है, तो ईश्वर वस्तु है? हवा वस्तु है? नहीं। तो वो जो अमूर्त है वो वस्तु नहीं है। वस्तु कौन है? जिसको हम देख सकते हैं, जिसको स्पर्श कर सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं। वेरी गुड, वस्तु आप समझ गए। नेक्स्ट टर्म, उत्पादन क्या है? क्या है उत्पादन? प्रोडक्शन। ये सब फंडामेंटल चीज है, ये सब टर्म पे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। प्रोडक्शन क्या है? उत्पादन क्या है? तो उत्पादन का तो परिभाषा इससे क्लियर नहीं हुआ, अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। अर्थ स्पष्ट हुआ तब आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आपसे पूछ दिया जाए क्या है उत्पादन, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब है प्रोड्यूस करना, जारी करना। उत्पादन का अर्थ है कि किसी भी चीज की उत्पत्ति करना है। तो क्या मानव में इतनी क्षमता है कि किसी चीज की उत्पत्ति कर सकता है? किस चीज की उत्पत्ति करता है मानव, बताओ? बताओ क्या उत्पत्ति करता है मानव? सब प्रकृति उत्पत्ति करती है। हम उसका हम सिर्फ उसका रूप परिवर्तित करते हैं ना हम। क्या इसमें से किसी भी चीज का तत्व का हम स्वयं उत्पादन करते हैं? जो इसमें चीज है सब के सब एक प्रकृति में मौजूद था। इसमें सब कोई भी चीज हम स्वयं से उत्पादित नहीं करते हैं, सब प्रकृति में निहित है, हम उसका रूप बदलते हैं। ये जितने भी इसमें तत्व लगे हैं, इसमें कॉटन है, फाइबर है, कलर्स है, ये सब के सब प्रकृति में है। उसको हमने प्रकृति से लिया है और उसका फॉर्म चेंज कर दिया है ना? हम उसके फॉर्म को चेंज कर दिए हैं, फॉर्म को चेंज करके एक अलग रूप में दे दिए हैं। तो उत्पादन का मतलब होता है किसी चीज का उत्पत्ति करना। अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति का मतलब क्या है?
अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति का मतलब यह है कि वस्तुओं को एक नए स्वरूप में लाना, नए रूप में लाना। जैसे हम गेहूं की उत्पत्ति करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो कैसे करते हैं हम? क्या गेहूं को बनाते हैं? क्या गेहूं को क्रिएट करते हैं? नहीं, गेहूं के दाने को डाल देते हैं और उसका रूप परिवर्तन होकर के वो फसल बनता है, फसल में फिर वो आता है। तो उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का एक रूप बदलते हैं या रूप में परिवर्तन करते हैं, उसी को हम उत्पादन करते हैं। हम में मानव में इतनी क्षमता नहीं है कि किसी चीज की उत्पत्ति कर सके, वो सब के सब नेचर मेड है या गॉड मेड है। तो उत्पादन करते हैं। अब अगर हम उत्पादन हम दोनों तरह से करते हैं, एक तो प्राइमरी सोर्स से करते हैं, जैसे भूमि से करते हैं उत्पादन, जिसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर करते हैं। भूमि से क्या उत्पादन करते हैं? तो फसल का उत्पादन करते हैं। भूमि से हम यही उत्पादित करते हैं ना, फसल का, मिनरल्स का, खनिज, मत्स्य का, मछली का, यही सब चीज का हम सीधे उत्पादन करते हैं। और दूसरा यानी प्राइमरी सेक्टर से, प्राथमिक क्षेत्र से हम उत्पादित करते हैं। दूसरा उत्पादन हम करते हैं द्वितीयक क्षेत्र से या सेकेंडरी सेक्टर से। तो यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे उत्पादन नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उत्पादन करते हैं उसको उत्पादन नहीं करते हैं, वहां उसको हम कहते हैं विनिर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। तो प्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे होता है। रियल प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर में होता है, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग होता है, विनिर्माण। हिंदी में इसको कहा जाता है विनिर्माण। यानी कि जो चीज निर्मित है, यहां से जो चीज निर्मित हुआ है उसको हम दोबारा से अपने अनुसार निर्मित या रूप बदलते हैं, उसका बदलते हैं। तो प्रोडक्शन का प्राइमरी सेक्टर से संबंध है, उत्पादन का प्राथमिकी क्षेत्र से संबंध है, यानी कि कृषि से, खनिज से, या जो चीज हम भूमि से सीधे ग्रहण करते हैं उसी को हम उत्पादन करते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसका भूमि से निकाल करके फैक्ट्री में, उद्योग में, कारखाना में लाते हैं तो वहां पे अब वो क्या कहलाएगा? विनिर्माण। लेकिन सामान्य शब्दों में हम लोग इसको भी उत्पादन ही कह देते हैं। जैसे टाटा स्टील आयरन का उत्पादन करती है, बोकारो स्टील प्लांट क्या करती है भाई? तो आयरन का उत्पादन करती है, लेकिन वो आयरन का उत्पादन नहीं करती है बल्कि मैन्युफैक्चरिंग करती है, विनिर्माण करती है। उत्पादन कहां होता है? यहां पे होता है, जहां से सीधे भूमि से निकाला जाता है, उसी को हम उत्पादन करते हैं। तो प्रोडक्शन के लिए सामान्यतः हम लोग कह देते हैं कि, लेकिन ये टर्म भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि उत्पादन और विनिर्माण, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स। दोनों का अलग अलग मतलब है और दोनों का उपयोग अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय आपको अलग अलग तरीके से करना होगा। क्लियर है? समझ में आया? इसमें हाँ, प्राइमरी सेक्टर में आएगा कृषि, खनिज या खनन, मत्स्य पालन, पशुपालन, वन संसाधन, ये सब प्राइमरी में आएगा। हम लोग आगे भी उसमें बात करेंगे। आज जब हम लोग अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि अर्थव्यवस्था को अब हम लोग 4 सेक्टर में बांट दिए हैं। पहले 3 ही सेक्टर में बांटते थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब क्वार्टरनरी भी आ गया है कॉन्सेप्ट, तो हम लोग बाद में बात करेंगे, उधर नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे समझ लो कि प्राइमरी सेक्टर से ही उत्पादन होता है, सेकेंडरी सेक्टर में विनिर्माण होता है, और टर्शियरी सेक्टर में इस विनिर्मित और इस उत्पादित वस्तुओं को लोगों तक उपभोग के लिए पहुंचाया जाता है। नहीं समझ में आया? ठीक है, उसको हम फिर से, अच्छा ठीक है, यहां तक लिख लीजिए, आप परेशान मत होइए, लिखवा देते हैं। आगे हम लोग बहुत कुछ ऐसे ऐसे टर्म आएंगे जो आपको, अब जैसे हम मान लीजिए प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की, तो उत्पादन किसी भी चीज का अगर होता है तो मूल रूप से यह प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र का शब्द है, प्राइमरी सेक्टर का।
अब प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है? तो प्राइमरी सेक्टर में अर्थव्यवस्था में कृषि, वन संसाधन, खनन, पशुपालन, मत्स्य पालन, इन सबों को शामिल किया जाता है। मुर्गा पालना, ये मतलब वो चीज जो प्रकृति ने दिया है उसी को हम सीधे यूज करने में सक्षम है। ऐसा नहीं है, इसमें जो कुछ भी चीज है आप सीधे कंज्यूम कर सकते हैं, बिना मैन्युफैक्चरिंग किए, बिना प्रोसेस किए यूज कर सकते हैं आप सीधे। प्रकृति ने जो आपको दिया है आप सीधे अगर आप उसका उपयोग करेंगे कर सकते हैं आप। प्राइमरी सेक्टर एकदम सीधे, आप गेहूं का फसल काटिए यूज कर लीजिए, धान का फसल काटिए यूज कर लीजिए, उसमें कोई प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब उत्पादन अपने दूसरे स्टेज पे पहुंचता है, ये हो गया, आगे चलें। हाँ, विनिर्माण में, हाँ मैन्युफैक्चरिंग में, जब आप सीधे मिट्टी को यूज करेंगे, आप मेन उपभोग कंजम्स करेंगे या उपभोग करेंगे, जैसे मिट्टी का घर सीधे आप बनाने लगे। हाँ, लेकिन जब आप मिट्टी का रूप बदल दिए, उसका रूप बदल दिया, आप आग में पकाए, उसको आकार दिए, है ना, प्रोसेस कर दिया। आगे बढ़े, कोई डाउट है यहां तक? अब उत्पादन करने के बाद अब हम इसका जब रूप बदल देते हैं, प्राइमरी सेक्टर का जब रूप बदल देते हैं, तो ये हो जाता है द्वितीयक क्षेत्र। यानी इसमें क्या करते हैं, हम उत्पादित वस्तुओं का रूप बदलते हैं। द्वितीय क्षेत्र में आता है उद्योग, विनिर्माण, ये सब सेकेंडरी सेक्टर है। जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्री, हमने खादान से आयरन ओर निकाला और उसको बड़े बड़े टाटा कंपनी ने उसको उस आयरन ओर को निकाल करके उसको गलाया, उसके जो वेस्ट थे उसको निकाला, ऑक्साइड वगैरह निकाला और शुद्ध आयरन को तैयार किया, तो वो हो गया विनिर्माण। हमने अपने गेहूं के फसल को निकाला, गेहूं को लेकर के फैक्ट्री में आए और उसको आटा में बदल दिया और उसको पैक कर दिया, तो आटा में बदलना विनिर्माण हो गया और पैकेजिंग करना भी विनिर्माण हो गया। लेकिन पैकेजिंग जैसे ही किए गए तो उसको हम प्रोसेस्ड करना कहते हैं, परिसंस्कृत कर दिया उसको, प्रोसेस्ड शब्द भी है। ये द्वितीय क्षेत्र की हम बात, हाँ वो द्वितीय क्षेत्र में आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आया? हाँ, तो हम लोग आगे उस पर बात करेंगे, उस पर गहराई से बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको हम ऐसे ही अभी छोड़ देंगे, उस पर आगे हम लोग गहराई से उस पर बात करेंगे। बस अभी आप समझ लो कि ऐसा द्वितीय क्षेत्र में आ गया। जैसे ही हम उसको इंडस्ट्री में ले आए, उसको प्रोसेस किया, उसका रूप बदल दिए, ये द्वितीय क्षेत्र हो गया। एक एग्जाम्पल हमने गेहूं का लिया। अब उत्पादन जहां सीधे हम कंज्यूम करते थे, अब दूसरा जगह पे आ गया फैक्ट्री में। अब यहाँ पे जो विनिर्माण हुआ, ये यहाँ पे जिसको हम सामान्य भाषा में उत्पादन उसको भी कहते हैं, लेकिन ये उत्पादन नहीं है, वो विनिर्माण है। तो जैसे ही यहाँ पे आया, अब इसको हम लोगों तक पहुंचाएंगे कंज्यूम करने के लिए, उपभोग करने के लिए। तो ये जो प्रक्रिया है इसको टर्शियरी सेक्टर कहा जाता है, यानी सर्विस सेक्टर। तीसरा क्षेत्र, इसको तृतीय क्षेत्र, यानी कि सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर क्या किए भाई, तो यहां से और यहां से उत्पादन जो भी हुआ, यहां पे उत्पादन और यहां पे विनिर्माण, इन दोनों को हम लोगों तक पहुंचाए। तो इसको लोगों तक पहुंचाने में हमको जिन जिन साधनों का प्रयोग किया गया, उस पहुंचाने के लिए जिन जिन चुनौतियों पर को पार पाया गया, जिन जिन रिसोर्सेस का उपयोग किया गया, वो सारे रिसोर्स, वो सारे तकनीक, वो सारे संसाधन सर्विस सेक्टर में आएंगे।
फॉर एग्जाम्पल आप इसको देख लो थोड़ा सा तो और समझ में आ जाएगा। मान लो हमने अपने खेत से गेहूं निकाला, गेहूं को फैक्ट्री में ले जाकर के आटा में बदला, फिर उसको पैकेजिंग करवाया और पैकेजिंग करा करके मान लो ये हमारा सेकेंडरी प्रोडक्शन है, पैकेज करके हमने आटे को, अब इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके पास भाई? तो लोगों के पास। तो लोगों के पास यानी कि बाजार में लाना है, मार्केट में। अब इस मार्केट में लाने के क्रम में उसको कई स्टेजेस से पार होना पड़ेगा। कैसे? अब इसको कंपनी से, फैक्ट्री से उसको लाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, परिवहन चाहिए। इसमें जो लोग शामिल हैं, खरीद रहे हैं और इसको ला रहे हैं, तो उस खरीदने और लाने के दौरान उनको भी पैसा चाहिए खरीदने के लिए, यानी लोन लेंगे या कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे। तो यानी बैंक, हो सकता है लाने के दौरान कुछ हादसा हो जाए, उनका वो चीज पहुंचाने के क्रम में लॉस हो जाए, लूट जाए, बर्बाद हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो इंश्योरेंस यानी बीमा। लाने के लिए मार्केट में ला रहे हैं, कहीं होटल में रह रहे होंगे, ला करके रहेंगे तभी तो लोगों को देंगे, तो होटल। अब देखो जो जो यानी फैक्ट्री से बाजार तक पहुंचाने में एक कॉरपोरेट को, एक बिजनेसमैन को या एक व्यवसायी को जिन जिन साधनों का प्रयोग करना पड़ता है वो सब के सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। इसी तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब के सब, ये सब क्या कर रहे हैं? ये कोई मूल या मूर्त वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर रहा है, ये कोई मूर्त वस्तुओं का उत्पादन कहीं नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं? मूर्त वस्तुओं को लोगों तक पहुंचाते हैं। पहुंचाने के लिए जिन जिन साधनों का वो प्रयोग कर रहे हैं वो टर्शियरी सेक्टर है, यानी तृतीय क्षेत्र है। याद रखिए, जो इकोनॉमी जितना ज्यादा साउंड होगा, जो इकोनॉमी जितना ज्यादा संपन्न होगा, जिसका विकास, जो विकसित कंट्री होगा, उसका टर्शियरी सेक्टर में का योगदान उसका जीडीपी में सबसे ज्यादा होगा। जो इकोनॉमी या जो अर्थव्यवस्था किसी देश का, विशेष का, जैसे विकसित देशों की हम बात करें, अमेरिका का, ब्रिटेन का, इस जर्मनी का, इन सब देशों की अगर हम इकोनॉमी की बात करें, तो अगर उनका जीडीपी शेयर देखें तो जीडीपी में शेयर टर्शियरी सेक्टर का सर्वाधिक होगा, 90% तक, 90% तक होगा। यानी जीडीपी अगर 100 रुपया का है, 100 रुपया का जीडीपी है, तो 90 रुपया आएगा उसका सर्विस सेक्टर से। जो विकासशील देश होगा वहां पे स्थिति 50-50 का होगा, 50% सर्विस सेक्टर तक पहुंचेगा, बाकी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर। और जो अल्प विकसित देश होगा उसमें प्राइमरी सेक्टर का योगदान सर्वाधिक होगा और सर्विस सेक्टर का योगदान मुश्किल से 10 से 15% होगा। हाँ, यहां तक अगर आप समझ में आ गया, ये सारी चीजें हम आगे भी करेंगे। ये एक अलग चैप्टर ही है, एक अलग एरिया ही है जिसपे हम लोग खुल के वहां पे बात करेंगे। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अर्थशास्त्र है क्या, अर्थव्यवस्था है क्या। फिर आगे हम लोग उनके सभी आयामों को देखेंगे, सभी पहलुओं को देखेंगे। क्या है अर्थशास्त्र की माया? अब अलग अलग परिभाषा है, कुछ डेफिनेशन है जो आपको जानना चाहिए, जो समय समय पर दिया गया, समय समय पर बदलता चला गया। अर्थशास्त्र की परिभाषा गरीबी की परिभाषा की तरह है। ये टर्म हमने यूज किया, आप इस बात को समझें। अर्थशास्त्र की परिभाषा गरीबी की परिभाषा की तरह है। कैसे? कैसे गरीबी की परिभाषा की तरह है? गरीबी क्या है? गरीबी का मतलब अलग अलग देश, अलग अलग स्थान, अलग अलग कालखंड में अलग अलग तरीके से दिया जाता है। हमने कहा कि किसी भी चीज की परिभाषा
पूरी तरह से स्थापित नहीं होता है, वो स्थान विशेष काल विशेष में बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि वो बहुत बलिष्ठ है, बलवान है, तो इसका मतलब यह है कि हमने किसी से उसकी तुलना की होगी, है? उन लोगों में तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली जब हम देखे होंगे तो देखे होंगे कि वो 100 लोगों में या 50 लोगों में शक्तिशाली है, इसीलिए हम उसको बलिष्ठ कहें। हमने कहा वो बहुत सुंदर है देखने में, क्यों कहा? क्योंकि बाकी 100 लोगों से उसकी तुलना की हमने, तो देखने में वो बेटर लगा। उसकी हाइट है अच्छी, उसके पास नॉलेज है, उसका लुक अच्छा है, उसका डायलॉग डिलीवरी अच्छा है, उसका फेस एक्सप्रेशन अच्छा है। इस आधार पे हमने बताया कि वो स्मार्ट है या सुंदर है। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति की तुलना उससे श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ करते हैं तो वो श्रेष्ठ व्यक्ति सुंदर हो जाता है और ये क्या हो जाता है? उसके सामने बौना पड़ जाता है, यानी ये अब सुंदर नहीं रहा, सुंदर रहा है ये। इसी तरह से अर्थशास्त्र की परिभाषा भी अलग अलग समय, अलग अलग कालखंड में अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा अपने समझ के अनुसार दिया गया है। अर्थशास्त्र की जब अर्थशास्त्र की क्लासिकल कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ, यानी कि मौलिक या अर्थशास्त्र को जब साहित्यिक रूप से परिभाषित किया जाने लगा तो अर्थशास्त्र को सबसे पहले धन का विज्ञान कहा गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अर्थशास्त्र का परिभाषा क्या क्या है। बात समझ में आ रहा है? सुन पा रही हो आप? शुक्रिया। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि पहला परिभाषा की डेफिनेशन क्या है। तो अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा गया। पहला परिभाषा यही है। इस परिभाषा को क्लासिकल इकोनॉमिस्ट या क्लासिकी अर्थशास्त्रियों ने दिया। क्लासिकी अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान क्या कहा? साइंस ऑफ प्रॉपर्टी या साइंस ऑफ मनी या साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान यानी साइंस ऑफ वेल्थ। ये क्लासिकल जो अर्थशास्त्री थी, जैसे कि एडम स्मिथ, लिख लो एडम स्मिथ, ये नाम याद रखो। बोलो। अच्छा, डाटा बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा, एक काम करो, फिर से री लॉग इन करके देखो, कैंसिल करके फिर से री लॉग इन करो। नहीं तो दिखेगा नहीं, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? हर दिन का समस्या हो जाएगा ना। आप जब देख ही नहीं पाओगे तो फिर फायदा क्या है? आप फिर से री लॉग इन करो एक बार।